नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक और राजनीतिक आंदोलन की। और राजनीतिक वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऐसा ही एक आंदोलन हमने पहले भी देखा था और वही लोग जो है अब इस आंदोलन में भी कूद पड़े हैं, तो ये एक राजनीतिक रूप धारण करेगा। और संभवतः ये 2024 जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले पहले जो है ये हो सकता है उसी की तरह जो है वो एक उग्र रूप भी धारण करे, हालांकि इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं अभी जो रामलीला मैदान में 2 दिन पहले लाखों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे उसकी। अब सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके हुए थे, लेकिन इसके दोनों पहलू हम समझेंगे, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। अब पक्ष क्या कहता है उसको भी हम बात करें तो ये जो आंदोलन जो बुलाया गया था वो बुलाया गया था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय कुमार बंधु, उनकी तरफ से। और उसी को लेके जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश भर से जो जितने भी जो थे सरकारी कर्मचारी उनको बुलाया गया था। और सबसे ज़्यादा उनमें जो है वो शिक्षकों की तादाद रही, ऐसा बताया जा रहा है। और आंकड़े ये भी सामने आ रहे हैं कि ये इन लोगों का कहना है कि लगभग जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग जो है वो लगभग इनके जो ये पूरा मूवमेंट है इसमें शामिल हो सकते हैं। इतने इनके परिवार के लोगों की संख्या इतनी है। अब ये आंदोलन क्या था पहले हम उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम क्या कहती थी और नई पेंशन स्कीम जो लागू की गई, उन दोनों में फर्क क्या है। तो ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी वो 1 अप्रैल 2004 तक जो थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो चल रही थी। उसके तहत कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो था, वो जब रिटायरमेंट जाता था तो उसके जो भी सैलरी होती थी, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी की अगर 1 लाख रुपए सैलरी होती थी तो उसकी जो सैलरी है उसका आधा हिस्सा मतलब 50,000 रुपए जो है वो उसकी पेंशन हो जाती थी और वो पेंशन के रूप में उसकी चलती थी। इसके अलावा उसको ग्रेचुइटी मिलती थी, महंगाई भत्ता मिलता था और कोई भी उसके जो सैलरी होती थी उसमें से कोई भी राशि उसकी कटती नहीं थी। ये पुरानी पेंशन स्कीम थी। तो उसके बाद में नई पेंशन स्कीम एनपीएस जो है वो लागू की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में। अब इसके बाद में जो है अब ये टकराव की स्थिति बनी, लेकिन इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि 2004 के बाद में इसको ग्राउंड पे अगर किसी ने अगर लागू किया तो वो था कांग्रेस पार्टी और उस वक्त वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। तो इसको मनवाने का काम जितने भी स्टेट थे उसका जो क्रेडिट है वो पूरा पी चिदम्बरम को जाता है और मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये जो है ये हमारा 1 अप्रैल 2013 का 2013 के बाद में जो है वो 2004 के बाद में जो कर्मचारी थी उनके लिए एनपीएस जो है वो लागू कर दिया गया। अब एनपीएस क्या कहता है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने समझी, अब एनपीएस को हम समझते हैं। एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में जो है वो जो भी पैसा जो कटेगा, अब पैसा कितना कटता था पहले जो है वो 10%, अब जो है वो गवर्नमेंट उसमें जो भी सैलरी जो दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों का उसका 10% काट लिया जाएगा और 14% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और ये सारा जो पैसा है वो पीएफआरडीए के चला जाएगा। अब पीएफआरडीए जो है उसमें कंडीशन ये है कि कोई अगर रिटायरमेंट आता है तो वो अपनी पीएफआरडीए की जो जितना भी जो उसकी रकम जो इकट्ठी हुई है उसका 60% तक वो निकलवा सकता है, इससे ज्यादा वो निकलवा नहीं सकता। अब इसमें जो है प्रॉब्लम क्या है कि कितनी रकम मिलेगी ये तय नहीं है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को आपने समझा, इसको सीधे हम तरीके से समझते हैं कि किसी की सैलरी 50,000 है तो पेंशन 25,000 रुपए मिलेगी, ये फिक्स था। लेकिन एनपीएस में क्या हुआ, एनपीएस में ये फिक्स नहीं है कि कितनी रकम मिलेगी। अब ऐसा क्यों, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें दो केस जो है वो यूपी से, एक बनारस से और एक दूसरी जगह से आए। अब उस केस में क्या है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसकी जो आखिरी जो सैलरी थी वो 84,000 रुपीज थी, 84,000 रुपए, लेकिन आज उसकी पेंशन आ रही है 2100 रुपए। दूसरा एक है जिसकी 75 से अबव थी, उसके आ रहे हैं 1600 रुपए। ये पेंशन मिल रही है। अब समझने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो अपने 20 से 30 साल जो है वो सरकार के नौकरी करता है और उसके बाद में जो है वो बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए पेंशन एक उसके जिसको हम कहते हैं कि सुरक्षा कवच हो जाता है कि बुढ़ापे में पेंशन हमारा सहारा होगा।
लेकिन अगर ये पेंशन अगर 2100 रुपये और 1600 रुपये मिलती है तो फिर ये स्थिति दयनीय हो जाती है इनके लिए। इसलिए ये इसका पक्ष है कि ऐसे सिचुएशन में जो है वो आंदोलन करना इनका हक बन जाता है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ क्यों जा रहे हैं अब आपके शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि ना इसमें महंगाई भत्ता मिलेगा। हाँ, अगर हम पक्ष और विपक्ष दोनों पे जाते हैं तो इसमें एक चीज और है कि जो वेतन आयोग जो लागू किए हैं तो इनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जा रही है, लेकिन ये जो है ये आपको बताया नहीं जाएगा मीडिया में, हम इसकी भी बात करेंगे। तो अभी हमने समझा ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी और नई पेंशन जो स्कीम है उसमें क्या फर्क है, और ये कर्मचारी जो है वो इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्योंकि इसमें ये है कि अभी तय नहीं है कि कितना रकम मिलेगी। अब सरकारी कर्मचारियों की स्थिति ये भी है कि अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जाते हैं तो भी PRDA जो है उसने ये कहा है कि ये जो पैसा है वो बाजार में लगा दिया गया और 2013 के नियमों के हिसाब से जो है वो जितना पैसा मिलेगा उतना ही मिलेगा और सरकार इसको चेंज नहीं कर रही। ये चीजें जो है वो अब निकल के सामने आ रही है। तो इसके लिए जो है वो 2013 को कांग्रेस की जो सरकार है उस वक्त जो इसमें लागू किया गया वो क्या था वो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अब ये मुद्दा कैसे बना, इस मुद्दे को भी हम समझ लेते हैं। तो ये मुद्दा सबसे पहली बार जो बना था ये था हिमाचल की सरकार। आपको पता होगा हिमाचल में जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो हिमाचल के विधानसभा चुनावों में ये एक प्रमुख मुद्दा बन गया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि हिमाचल जो है उसमें हर घर में लगभग एक सरकारी कर्मचारी है, और कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बनाया। और कांग्रेस ने मुद्दा बनाने के बाद में ये वहां पे एक जिसको कहते हैं कि एक सिक्योरिटी दी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम आपको ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली कर देंगे, आपको जो पैसा मिलेगा वो OPS के तहत मिलेगा। और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में भी आ गई। उसके बाद में अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे भी ये एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इसलिए राजस्थान में इसकी OPS की जो है ऑलरेडी घोषणा कर चुका है, और ऐसा ही जो है वो छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और एक दिलचस्प बात और इसमें हम ऐड करेंगे कि पंजाब सरकार है उसने भी OPS जो बहाली के लिए जो है वो घोषणा कर दी। कब ये लागू करेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसकी बहाली के लिए भगवंत मान सरकार ने इसकी घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक ऐतिहासिक फैसला और लिया था। क्यों? क्योंकि जो लोग संसद में बैठ के ये जो कानून बनाते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, तो सांसद और जितने भी जो विधानसभा में बैठते हैं MLA वगैरह, तो इनकी भी एक पेंशन स्कीम होती है। तो भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, और वो फैसला ये था कि जितने भी जो सांसद या जितने भी जो MLA वगैरह है, जैसे अगर कोई व्यक्ति 3 बार MLA रहता है तो तीनों बार का उसको पेंशन मिल रहा है, तो उसको उन्होंने जो है वो एक पेंशन योजना में डाल दिया कि आप कितनी भी बार MLA रहे हो या कितनी भी बार सांसद हो, आपको जो पेंशन है वो एक ही बार की मिलेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक MLA को जो है वो पेंशन लगभग 6 लाख से ऊपर मिल रही थी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे सरकारी कर्मचारियों को कितना नुकसान था और इनको जो है वो कितना फायदा था। तो ये जो है ये इसमें कंट्रोवर्सी थी। अब इससे कितना भार पड़ेगा, नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग की अगर रिपोर्ट की हम समीक्षा की बात करें तो नीति आयोग ये कहता है कि अगर OPS जो है, क्योंकि अब हम सरकार के उस पे आते हैं, तो सरकार अगर OPS की बहाली करती है तो सरकार जो है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हो सकता है इससे अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाए। मतलब ये अर्थव्यवस्था को जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला एक डिसीजन होगा। और क्यों होगा अब हम इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है वो आज के जिस वक्त ये लागू किया गया था तब 1626 करोड़ रुपए जो है वो पेंशन के लिए खर्च किए जाते थे, और आज जो है ये 18 साल का लगभग ये टेन्योर हो गया। इस 18 साल के बाद में ये राशि बढ़ के जो है वो 25,473 करोड़ रुपए हो जाती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 16 गुना ये राशि बढ़ जाती है। तो ये भार जो है वो सीधा सीधा जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा? सरकार के ऊपर। इसके अलावा ऐसा ही अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 1514 करोड़ रुपए जो थे वो 2004 के वहां उसको देखें तो 1514 करोड़ रुपए पेंशन के उसके लिए जाता था, और आज जो है वो वहां पे 11,167 करोड़ रुपए इसका भार हो जाता है। ये अतिरिक्त भार जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ने वाला है। इसलिए ये तो तय है कि अगर ऐसा किया जाता है तो डेफिनेटली जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर इसका असर पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि हिमाचल का हमने देखा था, हिमाचल में जब OPS बहाली की गई तो इससे पहले जो हिमाचल जो था, हिमाचल में लगभग जो है 1591 करोड़
ये इतनी राशि जो है वो पेंशन के लिए जाती थी और अब जो है ये 7,082 करोड़ रुपए होगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगभग जो है वो 12% के आसपास बढ़ गई और ये सारा जो है वो अतिरिक्त बोझ ही राज्य सरकार के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार का जो पैसा जो ऑलरेडी जो पीएफआरडीए के पास में इन सरकारी कर्मचारियों का है, अब पीएफआरडीए जो है वो ये कह रहा है कि हम जो है ये पैसा अभी नहीं दे सकते क्योंकि ये बाजार में लगाया गया है और बाजार के आपको पता है नियम क्या है इंश्योरेंस वगैरह के, पॉलिसीज वगैरह के। तो अब अगर ये सिचुएशन आती है तो वो कह रहे हैं कि 2013 के नियमों के हिसाब से जो है हम दे नहीं सकते। तो अब ये दोनों चीजें हैं कि अगर वो पैसा वहां से नहीं आता तो क्या राज्य सरकार ये पैसा उठाने के लिए तैयार है, और अगर राज्य सरकार ये पैसा अगर ये खर्चा खुद उठाती है तो फिर इसके ऊपर कितना अतिरिक्त भार आएगा। तो ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है यहाँ से समझ में आता है कि ये अतिरिक्त भार के रूप में क्यों। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि पंजाब सरकार जो थी उसने 300 यूनिट जो है वो महीने के फ्री किए और 300 यूनिट फ्री करने के एवज में जो थे हमने देखा कि पर्टिकुलर 2 या 3 महीने के अंदर जो है वो लगभग 3 लाख घरेलू कनेक्शन जो है वो बढ़ गए अचानक से। और वो बढ़ने की वजह से लगभग जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास हमने देखा था, 2 आंकड़े जिसमें बकाया भी चुकाया था इन्होंने और ये जो है अतिरिक्त भार के रूप में जो है वो 4,500 करोड़ के 4,500 करोड़ के आसपास जो है वो रुपए इसके बढ़ गए थे और ये सारा पैसा जो है अब वो पंजाब सरकार को चुकाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या बनती है उसको भी हम समझते हैं। ये तो था ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में फर्क, और ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था, ये आंदोलन क्यों चला, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग क्यों की जा रही है, ये इसके कुछ जो थे ये फैक्ट्स थे। अब जल्दबाजी में कोई अगर वीडियो बना के अगर इसमें कुछ भी डाले तो वो कहना गलत है, क्योंकि दोनों चीजें अपनी जगह सही है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर किसी कर्मचारी को 84,000 रुपए के बजाय अगर 2,100 रुपए अगर पेंशन मिलती है तो उसके आंदोलन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये सबके समझ में आता है और करना भी चाहिए। लेकिन इसमें हमने एक चीज और ऐड कर दी थी और वो चीज ये थी कि ये राजनीतिक रूप कैसे ले रहा है। क्योंकि हमने देखा है जब भी इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई ऐसी कोई घटना जरूर होती है और उसमें विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट कैसे जरूरी हो जाता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जब ये रामलीला मैदान में जो ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त जो थे हरियाणा सरकार के अगर हम बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा वहां मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद थे। इसके अलावा उसी मंच के ऊपर जो है वो किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत की महत्वाकांक्षाएं कितनी है ये आपने समझा है। किसान आंदोलन के बाद में वो जो है हर आंदोलन में, चाहे वो जंतर मंतर का दूसरा जो बॉक्सर्स प्लेयर्स थे उनका आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, तुरंत से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक बार पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, ये अलग बात है। तो राकेश टिकैत, इसके अलावा जो पंजाब में हमने अभी देखा कि 3 दिन के लिए जो है वो रेल रोको आंदोलन चला था। और रेल रोको आंदोलन स्थगित होने के बाद में जो इसके यूनियन के जो जितने भी जो नेता थे वो सारे जो है वो इस आंदोलन में पहुंच गए और इन्होंने साझा मंच, इसके अलावा कांग्रेस के संदीप दीक्षित वो भी वहां पे मौजूद थे, इसके अलावा उदित राज वो भी मौजूद थे। और इन्होंने क्या बोला वो भी हम समझ लेते हैं। हरियाणा में सबको पता है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उसके मौके का फायदा उठाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनती है, मतलब अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो पहली जो कलम है उसमें ओपीएस बहाली कर दी जाएगी। और ये ऑलरेडी उन्होंने देखा कि हिमाचल में जो है उन्होंने ऐसा किया और सरकार मिल गई। दूसरा जो है संजय सिंह, तो संजय सिंह का भी यही कमिटमेंट था। इसके अलावा उदित राज ने भी यही बोला। तो ये जो है, और किसान यूनियन के अध्यक्ष जो राकेश टिकैत है उनको कहना था कि अगर ये सरकार इस पर कोई फैसला नहीं करती है तो ये आंदोलन जो है वो देशव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा और हम सारे जो सरकारी कर्मचारी है उन सब के साथ में खड़े हैं। तो अब ये धीरे धीरे ये लग रहा है, इससे ये इशारा साफ हो रहा है कि अब ये जो आंदोलन है ये जैसे किसान आंदोलन हुआ था ये ठीक वैसे ही जो है एक राजनीतिक रूप लेगा। और राजनीतिक रूप लेने के बाद में क्या होगा ये एक देखने वाली स्थिति बनेगी। और ये दोनों के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो ये आंदोलन या जो ये रैली के लिए बुलाया गया तो इसमें ना दिल्ली सरकार को अंदाजा था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे, ना केंद्र सरकार को। और उसके बावजूद जो है वो लाखों की संख्या में, कम से कम 1 लाख से ऊपर जो है वो सरकारी कर्मचारी वहां इकट्ठे हुए। तो अगर ये आंदोलन दोबारा अगर रफ्तार पकड़ता है तो इसकी संख्या जो है वो कम नहीं होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी। और इसके साथ में जो है वो किसान वगैरह और इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब में इसका ऑलरेडी हमने देख लिया कि किसान रेल रोको आंदोलन जो है अभी 3 दिन पहले जो है 3 दिन तक चला था
और उन्होंने फिर से चेतावनी दी है कि अगर इस पे कुछ सुनवाई नहीं हुई तो फिर से वापस से जो है रेल रोको आंदोलन ही नहीं है, इसमें और भी किसानों को देश भर में जाके जो है वो इकट्ठा किया जाएगा और वापस से एक आंदोलन चलाया जाएगा। अब पीएफआरडीए जो है वो भी इसके विजय कुमार बंधु जो इसके हेड है, उन्होंने भी ये भी पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक्टिव नजर आते हैं और वो भी बार-बार जो है वो एनपीएस को लेके जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और एनपीएस में काफ़ी बदलाव करके इसमें सुधार किया जा रहा है और कुछ अच्छी स्कीम जो है वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विजय कुमार बंधु जो है वो लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अब ये टकराव बन रहा है और इस टकराव में जो है वो राजनीतिक पार्टियां अपना जो है वो रोटियां जरूर सेकने की कोशिश करेगी, क्योंकि आंदोलन जो है वो अपनी मांग को लेके, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, अगर किसी भी 84,000 रुपए अगर किसी की सैलरी और अगर उसको 21,000 रुपए पेंशन मिलते हैं तो ये जो है ये वाजिब है उनका आंदोलन, क्योंकि उनको करना चाहिए अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है। लेकिन अगर इसका राजनीतिकरण हो जाता है तो राजनीतिकरण के बाद में अगर हमने देखा है कि पिछले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जिनमें मिला कुछ नहीं, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी और फिर उसके बाद में जो है वो आंदोलन कुछ अलग रास्ते पे गए और आंदोलन अलग रास्ते पे जाने का नतीजा ये था कि धीरे धीरे जो जितने भी आंदोलनकारी थे वो जनता में विश्वास जो है उनका कम हुआ, बढ़ा नहीं। तो ये जो है ये टकराव की स्थिति 2024 से पहले डेफिनेटली जो है वो लग रहा है कि अब ये देखने को मिलेगी मिलेगी। अगर ये आंदोलन नहीं भी होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें शरीक होगी और ये आंदोलन जरूर करवाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।